बच्चों, सामान्य विज्ञान कक्षा 7वीं लेसन नंबर 2 वनस्पति रचना और कार्य। बच्चों, इसके पार्ट 1 वाला जो वीडियो हम लोगों ने बनाया था उसमें हम लोगों ने जड़ और तने के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त की। अब आज हम लोग बच्चों ये पार्ट 2 में पत्तियाँ और जो इसके बाकी अंग है, फूल फल, इन सभी की जानकारी प्राप्त करेंगे। तो बच्चों, सबसे पहले बात करेंगे पत्तियों के बारे में। पत्तियाँ बच्चों आप लोगों ने देखी होंगी, कई तरह की अलग अलग प्रकार की पत्तियाँ हमारे परिसर में अलग अलग वनस्पतियों पर आप लोगों ने देखी है। इन पत्तियाँ के जो पूरे भाग हैं वो हम लोगों को आज समझने हैं और उन पत्तियों के प्रकारों को भी समझना है। तो पत्तियाँ जो रहती है, पत्तियों का जो बीच वाला भाग रहता है जो पूरा हरा दिखाई देता है हमको, उसको बोलेंगे लीफ ब्लेड, पर्णपत्र। जो पूरा हरा वाला भाग दिखाई देता है ना आपको पत्तियाँ। अच्छा, ऐसा नहीं है बच्चों कि सिर्फ हमारे परिसर में हरी ही पत्तियां हैं। बहुत सारे ऐसी वनस्पतियां हैं जिन पर अलग अलग कलर की भी पत्तियां होती है ना। आजकल तो कई सारे आप लोग नर्सरी वगैरह में देखते होंगे, कई सारी प्रकार की वनस्पतियां हैं जिनमें अलग अलग प्रकार के रंगीन कलर की पत्तियां होती है। तो बच्चों, मैं एक उदाहरण के लिए आप लोगों को जनरली हरी पत्तियों के बारे में बता रहा हूँ। हरी पत्तियों का जो बीच वाला पूरा भाग है जो हरा होता है उसमें पर्णपत्र, लीफ ब्लेड कहते हैं। अब इसका जो चारों ओर की जो बॉर्डर है, एकदम एंडिंग के जो पूरे कोर है, इसको पर्ण कोर बोलेंगे, लीफ मार्जिन, है ना। तो ये पत्तियों के सबसे प्रमुख अंग है। एक तो कौन सा, लीफ ब्लेड, और दूसरा लीफ मार्जिन। लीफ मार्जिन मतलब उसका चारों ओर की बॉर्डर। अब पर्णपत्र के सिरे को पर्णाग्र कहते हैं। पर्णपत्र का सिरा, अभी बहुत सारी ऐसी वनस्पतियां हैं जिसमें पर्णपत्र का जो सिरा है वो नुकीला होता है, तो कुछ ऐसी भी है जिसमें गोलाकार होता है ना। तो ये जो एकदम टॉप उसका होता है, एकदम कोरा, जो सबसे सामने वाला भाग होता है, जिस जो कभी नुकीला होता है या कभी संकरा होता है, वो लीफ एपेक्स है ना, पर्णाग्र। अब पत्ती जिस भाग के ऊपर रहती है उस भाग को कहा जाता है डंठल, पेटियोल। डंठल या पेटियोल पर कई ऐसे पेटियोल्स है या कई ऐसे डंठल रहते हैं जिसमें एक पत्ती रहती है। तो कुछ ऐसे भी आप लोगों ने डंठल देखे होंगे जिस पर एक साथ 3 पत्तियां या 4 पत्तियां एक साथ होती है ना। जैसे नीम की पत्तियों पर भी देखो आप। तो कुछ ऐसे पेटियोल्स है कि कई सारी पत्तियां एक ही पेटियोल के ऊपर होती है। तो डंठल ये वो भाग है जिस पर पत्तियां लगती है। अच्छा, डंठल जो है ये कभी कभी डायरेक्ट तने से जुड़ा हुआ नहीं रहता। कई सारे पत्तियां, वनस्पतियां ऐसी होती है जिनमें डंठल ही नहीं होता। पत्ते के तने से जुड़े हुए भाग को पर्णाधार कहते हैं। पर्णाधार ये वो भाग है जो पत्तियां और तने को जोड़ता है, या डंठल और तने को जोड़ता है। जिसमें डंठल नहीं होती वहाँ पर्णाधार पर से पत्तियां निकलती है। कुछ पत्तियों के पर्णाधार के पास छोटी पत्तियां जैसा भाग होता है, इन्हें उपपर्ण कहते हैं, है ना। उपपर्ण ये वो भाग है जो कुछ पर्णाधार के ऊपर रहती है कुछ वनस्पतियों में। सभी वनस्पतियों में उपपर्ण पाए नहीं जाते। कुछ वनस्पतियों के पत्तियों के मध्य में एक शिरा होती है जिसको सरल पत्ती कहते हैं। तो कुछ ऐसी पत्तियां हैं जिसके मध्य में एक शिरा न होकर दोनों ओर से पर्णपत्र की छोटी छोटी पर्णपत्रिका या पर्णिकाओं में विभाजित होती है। ऐसे पत्तियों को संयुक्त पत्ती कहते हैं। संयुक्त पत्ती मैंने अभी बताया कि डंठल पर अगर एक ही पत्ती हो तो सरल पत्ती, जिसमें से एक में मध्य शिरा होगा, और कुछ ऐसी रहेंगी कि एक साथ 2-3 पत्तियों का कॉम्बिनेशन रहता है, इसको संयुक्त पत्ती कहती है। सरल और संयुक्त पत्तियाँ ये 2 प्रमुख प्रकार की पत्तियों के प्रकार है। जैसे गुलाब, नीम, हरा धनिया, गुड़हल जैसी वनस्पतियों में छोटी शाखाएं लेकर आप उनका निरीक्षण कर सकते हो, है ना। इनके तने पर पत्तियों की रचना के अनुसार भी पत्तियों के कुछ अलग अलग प्रकार आते हैं, जैसे एकांतरित, आवर्ती, सम्मुख, वृत्ताकार जैसे विन्यास दिखाई देने वाले, है ना। ऐसे अलग अलग देखो पत्तियां आप लोगों को यहाँ पर एक डायग्राम में दिखाई दे रही है। आकार के अनुसार पर्णपत्रों के गोलाकार, हस्ताकार, है ना, तरफदार, अंडाकार जैसे अलग अलग प्रकार भी पाए जाते हैं। तो बच्चों, ये पत्तियों के कुछ प्रमुख प्रकार की पत्तियां हैं। बच्चों, अब आप लोगों को मैं 2 उदाहरण देता हूँ। आप लोगों ने पीपल की पत्ती देखी है, वैसे पीपल के साथ में कभी आप लोगों ने पीपल की पत्तियों का अगर निरीक्षण किया है तो पीपल और मकई, इन दोनों के एक एक पत्ती लो, दोनों पत्तियों का ध्यान से निरीक्षण करो। पीपल की जो पत्ती रहती है उसमें जो शिरा है या उसकी जो वेन है, वो वेन बीच में से गई हुई दिखाई देती है और उसकी कई सारी भाग हमको 2 पर्णपत्रों में बटा हुआ दिखाई देता है। मुख्य शिरा से उपशिराएं निकलकर इसकी शिराओं का जाल बना देती है। यही आप लोगों ने पीपल की यदि पत्ती ना देखी होंगी तो आप लोग अपने आसपास दूसरी भी पत्तियां देख सकते हैं जिसमें पत्तियों के बीच में से जो शिरा होती है, शिरा से सभी प्रकार की पत्तियां निकल के एक तरह का जाल बन जाता है ना। तो इस प्रकार की जो पत्ती रहती है उसको जालीदार शिरा विन्यास वाली पत्तियां बोला जाता है। जालीदार शिरा विन्यास, है ना। इंग्लिश में यदि कहा जाए तो रेटिकुलेट वेनेशन।
रेटिकुलेट वेनिशन मतलब एक ऐसी पत्ती जिसके बीच में से एक मेन वेन होती है और उस वेन के ऊपर से ये सभी कई सारी इसमें एक तरह से जाल बना हुआ दिखाई देता है। अब बच्चों दूसरा उदाहरण लेंगे हम लोग मकई की पत्ती। मकई का जो पर्णपत्र रहता है उसमें बीच में से जो हम लोगों को एक वेन दिखाई देती है वो तो दिखाई देती है, लेकिन उसकी जो बाकी के वेन्स है वो भी तने से निकलकर उसके पैरेलल होते हैं, मतलब समांतर होते हैं। ये चारों ओर से ऐसे फैला हुआ जाल नहीं दिखेगा, ये सभी एक तरह से एक सिद्धांत पर एक दूसरे के पैरेलल दिखाई देंगे। इन्हें कहा जाता है समांतर शिराविन्यास, पैरेलल वेनेशन, है ना। तो इस प्रकार जो पत्तियां हैं इनके अंदर अगर वेन के हिसाब से देखा जाए तो भी हमारे आसपास पत्तियों में हमको कुछ अंतर दिखाई देता है। तो बच्चों यदि हम कोई पत्तियों का जब आप निरीक्षण करेंगे तो निरीक्षण करते समय हमको कई सारी बातों के ऊपर उनमें हम लोग अंतर देख सकते हैं, जैसे पत्तियों के प्रकार, कौन से प्रकार की पत्तियां हैं, पत्तियां सरल है कि संयुक्त पत्तियां हैं, है ना। उसके पर्णपत्र का आकार कैसा है, पर्णपत्र सामने से नुकीला है, गोलाकार है, अंडाकार है या कांटेदार है, किस प्रकार का है वो आप लोग लिख सकते हैं। उसका शिराविन्यास कैसा है, शिराविन्यास जालीदार है कि समांतर है, जालीदार मतलब रेटिकुलेट वेनेशन है या पैरेलल वेनेशन है, ये भी हम लोग देख सकते हैं। पर्णकोर का आकार कैसा है, पर्णकोर किस आकार के हैं वो भी हम लोग देख सकते हैं। कभी कभी पर्णकोर एकदम सरल सीधी रेखा में रहते हैं, कभी वो गोलाकार रहते हैं, तो कभी नुकीले रहते हैं। जैसे नीम की पत्ती में देखा होगा आपने, पर्णकोर उसके सभी तरफ से नुकीले होते हैं। पर्णाग्र का आकार, पर्णाग्र किस आकार का है वो भी हम लोग देख सकते हैं। डंठल है या नहीं है, उसमें उपपर्ण है या नहीं है, तने पर पत्तियों का विन्यास किस प्रकार से हुआ है ना। इन सभी प्रकार के निरीक्षण करके हम दो पत्तियों में या दो से ज़्यादा पत्तियों के बीच में अंतर देख सकते हैं। तो इस प्रकार बच्चों ये हो गया पत्तियों के बारे में, ठीक है। अब पत्तियों के बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। वनस्पतियों का अगला प्रकार या अगला अंग फूल, फ्लावर्स। बच्चों अब आपके सामने एक यहाँ पर गुड़हल के फूल का चित्र दिखाई दे रहा है ना। गुड़हल का ये जो फूल है इसके अंदर कई सारे भाग हम लोग देख सकते हैं कि किसी फूल के अंदर कौन कौन से प्रमुख भाग होते हैं। जैसे यहाँ पर ये जो फूल दिख रहा है इसमें डंठल, पंखुड़ी, वर्तिकाग्र, परागकोश आप लोगों को दिखाई दे रहा है। वैसे नीचे वाला अभी दूसरा चित्र देखो, इसमें भी कई सारे भाग आप लोगों को दिखाई दे रहे हैं। जैसे वर्तिकाग्र, दलपुंज, अंडाशय, है ना, डंठल, दलपुंज, पुतंग, पूतंतु, परागकोश, वर्तिका, इस सभी अलग अलग भागों को बच्चों अब हम लोग समझेंगे। सबसे पहले फूल का छोटा या लंबा सा डंठल जिसको पेडिकल कहा जाता है, डंठल का दूसरे सिरा तने से जुड़ा होता है, डंठल के एक भाग के ऊपर फूल उगता है। फूल जिस जगह से उगता है उसमें उस जगह को पुष्पाधार कहते हैं, मतलब ये यहीं से फूल उगता है। डंठल एक तो तने से जुड़ा है और दूसरा फूल से, तो डंठल पर फूल जहाँ से उगता है, आप लोगों ने वो हरी पत्तियों का भाग देखा होगा जिस पर से फूल निकलता है, उसे पुष्पाधार कहते हैं, जिसको इंग्लिश में रसी पेटल कहते हैं। फूल की पंखुड़ियाँ और अन्य भाग ये पुष्पाधार के ऊपर ही स्थित होती है। अभी पुष्पाधार के ऊपर देखो, सबसे पहले साइलैक्स एंड कोरोला, हम ये दोनों को समझेंगे। सबसे पहले हम लोग साइलैक्स इसको नी दलपुंज कहा जाता है। नी दलपुंज क्या है, ये कली की अवस्था में पंखुड़ियाँ हरे पत्तियों जैसे अंग से ढकी होती है ना। कली की अवस्था में जब मतलब फूल बनने के पहले जब यहाँ छोटी सी कली होती है तो हरे रंग की पत्तियों जैसे ये ढकी रहती है, एक हरे रंग की पत्तियाँ इसको चारों ओर से जकड़े रहती है। तो फूल के हरे रंग की ये जो पत्तियों का जो मंडल है इसको नीदलपुंज कहते हैं। मतलब एक तरह से जब फूल बनने के पहले जो हरी पत्तियों से वो ढका हुआ होता है या हरी पत्तियों से उस फूल की जो कली बनी हुई रहती है उसको नीदलपुंज कहते हैं, जिसको इंग्लिश में साइलैक्स बोलेंगे। आगे यही फूल धीरे धीरे बढ़ता है और ये दलपुंज में कन्वर्ट होता है। दलपुंज मतलब कोरेला। अब यही फूल, इस पर फूल जब पूरी तरह से उग गया है ना, दलपुंज पंखुड़ियाँ पेटल्स का बना होता है। इसमें पूरे फूल की कलर आप लोगों को क्लियर दिखाई देगा, क्या फूल बन चुका है। अब वो फूल की पंखुड़ी नहीं है, अब वो पूरा फूल बन चुका है। तो इसके जो दलपुंज को पेटल्स कहा जाता है। अलग अलग फूलों के दलपुंज जैसे गुलाब, मोगरा, गुड़हल, कनेर, इन सभी के फूलों के अलग अलग आकार भी रहता है, अलग अलग कलर भी रहता है, अलग अलग गंध और रंग भी इनमें होता है ना। अब हम लोग बात करेंगे, ये तो हो गया नीदलपुंज और दलपुंज। नीदलपुंज समझ में आया, मतलब जब फूल कली रहता है उस समय जो हरे कलर की पत्तियां रहती है उसको नीदलपुंज कहेंगे। और एक दूसरा जब वो पूरा फूल बन चुका है पक्का, जब वो पूरा फूल बन गया है, उसको पेटल्स उसके ऊपर आ गए हैं तो उसको दलपुंज बोलेंगे, कोरेला बोलेंगे। अब हम लोग बात करेंगे पुमंग के बारे में। पुमंग इंग्लिश में एंड्रोसियम कहेंगे। फूल का ये पुलिंग वाला भाग होता है।
इसमें पुंकेसर से बना होता है। इसके परागकोश और पूतंतु ऐसे दो भाग होते हैं, एक तो परागकोश और दूसरा पूतंतु। वैसे ही फूल का दूसरा भाग होता है जायांग, गायनेशियम कहेंगे। ये फूल का स्त्रीलिंग वाला भाग होता है ना। स्त्री, केसा, पराग्र, वर्तिका और बीजांड कोश से ये बना होता है। देखो यहाँ पर वर्तिकाग्र दिख रहा है आपको, वर्तिका दिख रही है इस चित्र के अंदर, है ना। वर्तिका और वर्तिकाग्र से बना होता है। अब होता क्या है बच्चों, परागकोश जब पक जाता है तो वहाँ से वो फूट जाता है। परागकोश के फट जाने पर परागकोश के बाहर कुछ परागकण इसमें से बाहर निकलते हैं। ये परागकण वर्तिकाग्र पर गिरते हैं और वर्तिकाग्र पर गिरने से जब परागकण वर्तिकाग्र पर गिरते हैं तो इस प्रक्रिया को परागन कहा जाता है, जिसको इंग्लिश में पॉलिनेशन बोलेंगे। अब क्या हुआ, परागकोश से कण निकले, परागकण निकले और वो वर्तिकाग्र पर गिरे। वर्तिकाग्र जो गिरते हैं तो वहाँ से इसको बीजांड का निषेचन होकर इसका रूपांतरण बीज में होता है। मतलब जो फूल है इस पर से बीज बनेगा और यही बीज आगे चलकर फल में रूपांतरित होता है। तो इस प्रकार बच्चों परागन एक तरह की प्रक्रिया है जिसमें परागकोश से परागकण निकलते हैं और वर्तिकाग्र पर गिरकर बीज में रूपांतरित होते हैं, है ना। तो बच्चों इस तरह से फूल जो है, जब फूल से ही आगे चलकर फल बनते हैं। आखिरी जो अंग है वनस्पतियों का वो है फल, फ्रूट्स। हमारे जीवन में हम लोग कई अलग अलग प्रकार के हम लोगों ने फल देखे हैं। हर फल की अपनी विशेषता होती है। फल का अलग आकार, अलग रंग, अलग स्वाद, इन सभी में विविधता पाई जाती है। तो बच्चों ऐसे जो सभी प्रकार के फल है, आप लोगों ने इन सभी फलों का यदि आप निरीक्षण करेंगे तो हमको क्या दिखाई देता है, हमको ऐसा दिखाई देता है कि कुछ ऐसे फल है जिनमें एक बीज है, कुछ ऐसे फल है जिनमें कई सारे बीज है। मूंगफली, मटर, गेहूँ, ज्वार, इन बीज को 3 से 4 घंटे पानी में भिगा कर रखो, है ना। किसके, मटर, गेहूँ, ज्वार, इनके बीजों को 3 से 4 घंटे पानी में भिजा कर रखो, है ना। चुटकी में पकड़कर बीज को दबाओ। किन बीजों के 2 भाग हो जाते हैं ये देखो। जिन बीजों के 2 समान भाग हो जाते हैं उन्हें डाइकोटिलिडन्स कहते हैं और जिन बीज के 2 समान भाग नहीं हो पाते उन्हें एक बीजपत्री कहते हैं, मतलब मोनोकोटिलिडन्स कहते हैं। तो मोनोकोटिलिडन्स है कोई कि डाइकोटिलिडन है, बताने के लिए क्या करेंगे हम लोग, मूंगफली, मटर, गेहूँ, बाजरा, है ना, जैसे जो इनके जो बीज है उसको जब पानी में भिगा कर रखेंगे 3-4 घंटे और बाद में उसको बीच में से दबा कर देखेंगे। अगर उसमें से 2 समान भाग निकले तो वो डाइकोटिलिडन है, अदरवाइज वो मोनोकोटिलिडन है। तो इस प्रकार ये जो हमारे आसपास फल मिलते हैं, कई सारे आप लोगों ने ऐसे फल देखे होंगे जिनमें एक बीज होता है, जैसे आम। कुछ ऐसे भी फल देखे होंगे जिनमें एक साथ कई सारे बीज होते हैं, है ना, जैसे तरबूज, खरबूज, जैसे आप लोगों ने देखे होंगे कई सारे बीज आप लोगों को दिखाई देते हैं। तो हमारे आसपास कई प्रकार के फल भी होते हैं। तो इस प्रकार बच्चों ये जो पूरा लेसन है यहाँ पर ख़त्म होता है।